जगन और कविता एक ही अनाथ आश्रम में पले थे। बड़े होने के बाद भी दोनों का काम एक ही होटल में चलता था, जिससे दोनों के दरमियान प्यार बन गया था। एक बार की बात है कि जगन कविता को मंगलसूत्र पहनाता है और उसी मंदिर में उसकी मांग भरकर उसको अपनी पत्नी बना लेता है। उन लोगों की जिंदगी में खुशियां हो चाहे दुख हो, बांटने के लिए उन दोनों के सिवा उनका और कोई नहीं रहता था। कविता होटल की रूम सर्विस करने का काम करती थी और जगन उसी होटल में सिक्योरिटी का काम करता था। उस समय तक तो होटल वालों ने जो कमरा दिया था उसी में रहते थे, लेकिन उसके बाद दोनों एक पुरानी बस्ती में अपने लिए छोटा सा कमरा किराए पर ले लेते हैं और फिर उसमें रहने लगते हैं। लेकिन उनके घर में कोई चीज नहीं रहती थी। कविता, हम ना एक अच्छा सा घर खरीद लेंगे। फिर अपने लिए घर में टीवी, फ्रिज, एक अच्छा सा बेड, बैठने के लिए कुर्सियां, ये सारी चीजें खरीद लेंगे। लेकिन हाँ, ये सब होने के लिए ना थोड़ा बहुत समय तो लगेगा, समझ रही है ना? अरे हाँ हाँ, ये सारी बातें आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि हमारे माता पिता उनकी जायदाद थोड़ी ना हमारे नाम कर रखी है, जो कि हम खर्च करते बैठेंगे। इतना तो मैं जानती ही हूँ ना। अरे हाँ मैडम, मुझे पता है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। वैसे कल सुबह होटल में स्टाफ की मीटिंग रखी गई है, जल्दी सो जाओ। जिस होटल में वो काम करते थे वो होटल बहुत ज्यादा बड़ा था। वहाँ बड़े बड़े लोग भी आया जाया करते थे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जगन की नौकरी वहाँ पक्की हो जाती है, लेकिन कविता की अभी ट्रेनिंग चल रही थी। काम के वहाँ उन लोगों को बहुत कम पैसे मिलते थे। होटल रूम की सर्विस कैसे करनी चाहिए, कमरे को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, चारपाई को किस तरह से सजाना चाहिए, वहाँ आने वाले गेस्टों का वेलकम कैसे करना चाहिए, ये सारी बातों की सीख प्रसाद नाम का एक लड़का कविता को सिखाया करता था। प्रसाद जितना अच्छा नजर आता था उतना अच्छा बिल्कुल नहीं था। हमेशा से कविता पर बुरी नजर रखा करता था। उसकी शादी जब से जगन के साथ हुई थी, उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह इसको मैं ज्यादा परेशान करूंगा। एक दिन की बात है कि एक कमरे की सफाई करने के लिए कविता और उसके साथ काम करने वाली श्वेता कमरे के अंदर जाते हैं। अरे देख तो, कमरा कितना साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी सफाई करने के लिए भेज दिया। 1 मिनट का भी खाली वक्त ही नहीं देते। आजा यार, थोड़ी देर ना बैठकर आराम से बातें करके चुपचाप चले जाते हैं। देख, हमको जितना काम दिया गया है ना, हमको वही करना है। तू जल्दी से कर्टन्स को बदला दे और मैं इस बेडशीट को बदलती हूँ। अरे तो चुप कर यार, बस हट जा थोड़ी देर। मैं बड़े आराम से इस बेड पर लेट कर ना आराम करूंगी। अरे श्वेता नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ बस काम करने वाले हैं। कविता की बहुत ज्यादा मना करने के बाद भी श्वेता उसकी एक भी नहीं सुनती। खुद तो पलंग पर बैठ जाती है और फिर कविता का भी हाथ पकड़कर उसको खींचती है। फिर अपने फोन से उन दोनों की मिलाकर एक सेल्फी भी ले लेती है। ये देखते ही कविता उठकर खड़ी हो जाती है। अरे श्वेता, ये तुम क्या कर रही हो? देखो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगी ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट मैनेजर के पास लेकर जाऊंगी। यही तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। इस तरह श्वेता पर गुस्सा कर रही थी। उन दोनों का झगड़ा ऐसे ही चल रहा था कि तभी प्रसाद वहां पहुंच जाता है। श्वेता को समझाता है कि जो सेल्फी उसने ली थी वो उसको दे दे, और फिर दोनों की सेल्फी जो थी उसमें से श्वेता को कट करके सिर्फ कविता को ही उसके सुपरवाइजर के पास ले जाकर वो तस्वीर को दिखा देता है और कहता है कि सिर्फ अभी नहीं, बल्कि ये लड़की तो हमेशा ऐसे ही करती रहती है। और तो और इसको मैनेजर से या कोई भी बड़े से कोई डर नहीं और ना ही किसी की कोई बात की ये परवाह करती है। इस तरह झूठे मूठे इल्जाम लगाकर सुपरवाइजर के पास उसकी शिकायत लेकर चला जाता है, जिसको देखकर सुपरवाइजर सारे लोगों के सामने कविता की बेइज्जती करते हुए उसको आखिरी मौका दे रहा हूँ इतना कहकर उस महीने उसको मिलने वाली स्टाइपेंड भी उसको नहीं देता और वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो जगन के पास आकर रोती हुई सारी बात बताती है। तुम्हें पता है जगन, सारे लोग मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। क्या ये मेरी गलती है? मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन सभी लोग सारा इल्जाम मुझ पर थोप रहे हैं। मैं वहाँ और काम नहीं करूंगी जगन।
अरे कविता, ऐसे दुखी मत हो। देखो, आजकल की दुनिया ऐसी ही चल रही है। हम लोग चाहे कहीं भी क्यों ना चले जाए, हमारे आसपास ऐसे ही लोग मिलते हैं। अब उनके बारे में सोचना बंद करो और हमारी आगे वाली जिंदगी के बारे में सोचो। जगन की कही बातें सुनने के बाद उसको समझ आने लगा कि ये सारी बातें भी बिल्कुल सच है। ऐसे कुछ दिन गुजर गए थे। फिर होटल में अचानक ही सारे लोगों की कुछ बातें गपशप शुरू हो गई थी। कुछ समय के बाद उन लोगों को ये बात पता चली कि अभी उस होटल में रहने के लिए एक बहुत बड़ा मजिशियन आने वाला है। होटल का सारा स्टाफ बस यही सोच रहा था कि जैसे ही वो मजिशियन होटल में आएगा, हम उसके आगे पीछे ही घूमते रहेंगे ताकि उसकी नजर हम पर पड़ सके। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन कोई भी कविता को यह मौका बिल्कुल दे नहीं रहा था। सभी लोग मिलकर उसको पीछे पीछे ही छोड़ देते थे, जिससे वो दुखी होती है और फिर पीछे ही रह जाती है। उस होटल में सबसे बड़ा जो कमरा था, वही कमरा मजिशियन को दिया गया था। दूसरे दिन से ही वो मजिशियन उस कमरे में रहकर उस शहर में होने वाले सबसे बड़े इवेंट की तैयारी करने लगा। उस मजिशियन के पास पिंजरे में एक बहुत खूबसूरत सा तोता भी रहता था, जो कि बड़ा सुंदर रंग बिरंगी चमकदार रहता था। वो अपना काम कर रहा था कि इतने में एक जहरीला कीड़ा उसके कमरे में घुसकर चला जाता है, जिसको देखते ही वो मजिशियन बिगड़ जाता है और रूम सर्विस को फोन लगाता है। प्रसाद और उसके साथ साथ 2 और लड़कियां उसके पास आते हैं। मजिशियन इतना गुस्से में लाल पीला हो रहा था कि सारा का सारा स्टाफ उसको देखकर डर जाता है। होटल के मैनेजर को भी बुलाकर सारी की सारी बात बताकर बड़ा ही हंगामा मचाने लगा। पूरा स्टाफ उससे डरने लगा। कोई उस कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं था और प्रसाद ये सब देखकर सोचने लगा कि यही सही समय है, मैं कविता को फंसा दूंगा। इतना सोचकर प्रसाद कविता को उस मजिशियन के रूम में भेज देता है और उस वक्त मजिशियन उस होटल के लॉन में बैठा हुआ था। हाय राम, कितना बड़ा कमरा है। इस कमरे तक तो शायद मुझे कभी आने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन देखो आज सभी मिलकर ना मुझे ही भेज दिया। वैसे ना मैं चुपचाप अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। कविता की बातें सुनता हुआ उस पिंजरे में बंद तोता, अरे ओ लड़की, इधर आओ तो सुनो। वो प्यारी सी आवाज को सुनकर कविता इधर उधर ढूंढने लगी कि आखिर उसको कौन बुला रहा था। फिर उसने देखा कि वहाँ एक प्यारा सा तोता था। हंसती हुई उसके पास जाती है। क्या तुम बात कर सकते हो? देखो, अगर इस पिंजरे से तुम मुझे बाहर निकालोगी तो जो तुम चाहोगी मैं वो करूंगा। अरे तुम क्या दोगे क्या लूंगी, ये तो बात की बात है, लेकिन मेरी नौकरी पक्का चली जाएगी अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो। अरे उस नौकरी के बारे में सोच रही हो? देखो, मैं तुमसे एक बात बताता हूँ। ये दुष्ट मैजिशियन है ना, उसने मुझे बंदी कर रखा है और मेरे सारे जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। देखो, 12 साल में एक बार ही मुझे बात करने का मौका मिलता है। अगर ये बात गुजर गई तो मैं दोबारा कभी बात नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालोगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। उस तोते की बातें सुनकर कविता सोच में पड़ जाती है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो मेरी नौकरी तो वैसे ही जाकर रहेगी, लेकिन अगर ये तोता सच कह रहा है तो बेचारा कब से इसके कैद में बंदी है। ये सोचकर, देखो तुम्हारे पास क्या जादुएं हैं, तुम क्या कर सकते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे तुमको देखकर ना मुझे बहुत तरस आ रहा है। अकेले कितने दिनों से पता नहीं ऐसे ही कैदी बने हो, इसीलिए मैं तुमको छोड़ रही हूँ, बड़े आराम से उठ जाना। इतना कहकर कविता पिंजरे को खोल देती है और तभी मैजिशियन वहाँ आने लगा, जिसकी आहट को सुनकर वो जादुई तोता कमरे की खिड़की से बाहर चला जाता है और कविता भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उस पिंजरे पर एक कपड़े को डाल देती है और फिर वहाँ से ट्रॉली को लेकर निकल जाती है। उसके बाद में मैजिशियन को पता चला कि वो जादुई तोता उसके पास नहीं है। फिर मैनेजमेंट को बुलाता है और बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है, जिसकी बात को सुनकर सभी लोग कहने लगे कि उस कमरे में तो सिर्फ कविता गई थी। जिसके बाद सुपरवाइजर फिर से कविता को बुलाता है और कहता है
कि अब तुम्हारी यहाँ कोई नौकरी नहीं है। ये बात सुनकर बेचारी कविता होटल को छोड़कर बाहर चली जाती है। ऐसे ही सड़क पर चल रही थी कि पास ही में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिससे फिर से उसी जादुई तोते की आवाज सुनाई देने लगी। अरे ओ लड़की, इधर इधर तो देखो। अरे जादुई तोता, तुम बड़े ही अच्छे से अपनी जान बचाकर उड़ गए थे ना। अब जाओ जाओ, अपनी जिंदगी आराम से जियो। अगर उस मजिशियन की नजर में तुम फिर से पड़ जाओगे ना, दोबारा कैदी बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अब से ही चारों तरफ ढूंढना शुरू हो गया है, वरना वो मजिशियन ना पागल हो जाएगा। इतना जोर से चिल्ला रहा है। मैं भी जाकर जगन को सारी बात बताऊंगी। तुमने मेरी सहायता की है, और तुम्हारी सहायता किए बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? अब बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूँ? तो सच में तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं? तुम मेरे लिए ना एक काम करोगे? मेरा काम वापस मुझे दिला पाओगे क्या? क्योंकि जगन हमेशा कहता है कि इंसान को मेहनत करके जीना है। अगर मेरी नौकरी चली गई, ये बात जगन को पता चलेगी तो उसको बहुत दुख होगा। अरे, तुम तो बहुत बड़ी बुद्धू हो। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तो मैंने सोचा तुम महंगे महंगे गहने मांगोगी, ढेर सारा पैसा मांगोगी, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। मुझे तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत बहुत पसंद आई। तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इतनी बात कहकर वो जादुई तोता वहां से उड़ जाता है और वो मजिशियन उस होटल पर केस कर देता है और फिर अपना कमरा खाली कर देता है। होटल के सीसीटीवी कैमरा में चेक करने पर यह बात पता चलती है कि वहां तो छुपते छुपाते हुए प्रसाद और श्वेता उस कमरे में जा रहे थे। पुलिस ने उनसे पूछने पर उन लोगों ने कहा कि हम कोई बात नहीं जानते, लेकिन ये गवाही देने के बावजूद उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। और जहां मंदिर के पास कविता अपने पति का इंतजार कर रही थी, जगन वहां पहुंच जाता है और जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात उसको बताता है और ये भी कहता है कि सुपरवाइजर ने कहा था कि कल से तुम दोबारा अपने काम पर आ जाओगी। ऐसे ही पति पत्नी खुश होकर घर जाते हैं और अपने घर का दरवाजा खोलते हैं कि जो कुछ भी था वो देखकर चौंक जाते हैं कि उनके घर में एक बहुत सुंदर सी चारपाई, बैठने के लिए कुर्सियां, देखने के लिए टीवी, रेफ्रिजरेटर, ऐसे सारी चीजें जो भी कविता अपने मन में सोच रही थी वो पूरी की पूरी वहां मौजूद थी। और तो और एक बड़ी सी अलमारी, उसके अंदर ढेर सारे गहने, पैसा और बहुत सारे सुंदर से कपड़े। ये सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तब जाकर कविता सारी की सारी बात जगन को बताती है और उनको समझ आ जाता है कि वो सचमुच में ही बहुत ही बड़ा जादुई तोता है। उसको याद करके मन ही मन हंसने लगती है और उस दिन अपनी प्यारी सी चारपाई पर लेटकर कविता मन में उसी तोते के बारे में सोचने लगी और उसके लिए प्रार्थना भी करने लगी कि उस तोते को कोई प्यारा सा साथी मिल जाए। और उस दिन से उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजरने लगी। दोनों ही पति पत्नी बहुत मेहनत करके काम करते थे, जिससे उनका काम और नाम दोनों ही बढ़ते गए।